हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी ऑफिसर्स अडल्ट इन्फॉर्मेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। जितने भी कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं वही सभी को गुड इवनिंग और आप सभी का वेलकम है। जीत बैच जीआईबी में 2024 के लिए बैच है। पीपीबी प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग की लगातार हम आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं, लगातार इसकी क्लासेस लेकर आ रहे हैं। मैकमिलन बेस्ड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आज हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये एक नई सीरीज आप सभी के लिए स्टार्ट हुई है जिसका नाम है जीत बैच की सीरीज है। तो अभी हम लोग आपको, अगर आपके पास में जीआईबी का महापैक 2.2 है तो वहां पर मैंने आपको एक टॉपिक करवाया था जिसका नाम है अल्टरनेट डिलीवरी चैनल्स, है ना। डिजिटल बैंकिंग और अल्टरनेट डिलीवरी चैनल्स को लेकर बात की थी और ये है यूनिट नंबर 44, है ना। अगर आप इस यूनिट को देखेंगे तो दिस इज यूनिट नंबर 44 एंड इसके ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैं आप सभी को प्रोवाइड करने वाला हूं। सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ईच एंड एवरी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, मेरे साथ में अपना आंसर शेयर करना है। अगर आपने ये क्लास अटेंड की हुई है तो क्वेश्चंस को अटेंड करने में आपको बहुत मजा आएगा, काफी अच्छा लगेगा। और अगर आपने ये क्लास अटेंड नहीं की हुई है इस टॉपिक की अल्टरनेट डिलीवरी चैनल्स, तो आप जल्दी से जीआईबी के महापैक 2.0 या जीत बैच में एनरोलमेंट करके वो क्लास जरूर अटेंड कर लो। ठीक है, उस क्लास को जरूर देख लीजिए क्योंकि क्वेश्चंस को अटेंड करने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। ओके, चलिए क्वेश्चन का सिलसिला स्टार्ट करेंगे हम लोग। और पहला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1 पीपीबी मॉड्यूल सी और यूनिट नंबर 44 का ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, इस क्वेश्चन को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द ट्रांसफॉर्मेशन इन पेमेंट सिस्टम्स ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी ओवर द पास्ट डिकेड, है ना। पास्ट डिकेड का मतलब है पिछले 10 सालों में। ठीक है, पिछले 10 सालों में अगर आप देखोगे तो यहां पर किस तरीके से पेमेंट में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। जो पेमेंट सिस्टम है इंडिया में, उसमें जो पेमेंट में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है किसकी वजह से, टेक्नोलॉजी में ग्रोथ होने की वजह से। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो उसको बेस्ट तरीके से डिस्क्राइब करेगा कि हाँ ऐसा हुआ है। तो हियर ऑप्शन नंबर ए कहता है बैंकिंग जो पेपर है इंस्ट्रूमेंट सच एज चेक क्रेडिट ट्रांसफर हैव ऑलवेज डोमिनेटेड द पेमेंट सिस्टम and technology hasn't influenced the methods of payment much। एंड बी कहता है, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा, while cash in the form of notes, जो कैश है वो किस फॉर्म में, नोट्स की फॉर्म में होता है, कॉइंस की फॉर्म में होता है। एंड दिस इज द मेन मेथड ऑफ द पेमेंट, है ना। पहले के समय में, पहले के टाइम में यही यहां पर पेमेंट का मेन मेथड होता था। लेकिन आज के समय में जो टेक्नोलॉजी हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस इनोवेटिव सिस्टम, जैसे यहां पर इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ई वॉलेट्स, ठीक है, ये जो सिस्टम यहां पर आ गए हैं तो ये ऑफर करते हैं यहां पर कन्वीनियंस एंड एफिशिएंसी ऑफ द बैंकिंग कस्टमर यहां पर। तो आज के समय में अगर आप देखोगे तो दिस इज वेरी ट्रस्टेड सिस्टम्स और इसका इस्तेमाल हो रहा है, इसका यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को पेमेंट करना यहां पर आसान हो गया है, पेमेंट करना काफी इजी हो गया है। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। मैं आपको क्वेश्चंस और आंसर बताते जाऊंगा। आपको चारों ऑप्शंस पढ़ने हैं, चारों ऑप्शंस पढ़ने के बाद में आपको आंसर टिक करना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट कैप्चर्स द इंपैक्ट ऑफ कोर बैंकिंग टेक्नोलॉजी ऑन द बैंकिंग इंडस्ट्री। जब हम बैंकिंग इंडस्ट्री में कोर बैंकिंग टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो उसके इंपैक्ट की बात करेंगे, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो यहां पर उसको बेस्ट तरीके से डिस्क्राइब करेगी, है ना। इनमें से कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कोर बैंकिंग टेक्नोलॉजी हैज ओनली स्लाइटली इंक्रीज द ट्रांजैक्शन वॉल्यूम बट हैजंट लेड टू इंट्रोडक्शन ऑफ इनोवेटिव बैंकिंग प्रोडक्ट। बी कहता है डिस्पाइट द इंट्रोडक्शन ऑफ कोर बैंकिंग टेक्नोलॉजी banks have stuck to traditional brick and mortar models and haven't expanded their areas of operations। C कहता है core banking technology has facilitated banks to handle immense transaction volume, offer innovative product like customized accounts and significantly expanded the reach of banking through multiple delivery channels। तो इनमें से कहां पर टिक करें। तो भाई आज के समय में देखोगे जो CBS आ गया है, कोर बैंकिंग टेक्नोलॉजी आ गई है ना, उसने यहां पर बहुत फैसिलिटी प्रोवाइड की है बैंक्स को, दैट हैज फैसिलिटेटेड बैंक्स टू हैंडल इमेंस ट्रांजैक्शन वॉल्यूम। बहुत बड़े ट्रांजैक्शन के वॉल्यूम को बैंक इजीली हैंडल कर सकते हैं यहां पर सीबीएस की हेल्प से। ठीक है, और यहां पर जो इनोवेटिव प्रोडक्ट हैं वो लगातार ऑफर किए जा रहे हैं। यहां पर कस्टमर को कस्टमाइज जो अकाउंट्स हैं वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं।
ठीक है, और उस बैंकिंग की जो रीच है वो लगातार एक्सपेंड हो रही है। यहाँ पर मल्टीपल जो डिलीवरी चैनल्स है वो आ गए हैं, चाहे एटीएम हो, चाहे यहाँ पर कायोस्क ब्रांच हो, चाहे वो अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है, ठीक है, उसके बाद में यूपीआई सिस्टम्स आ गए हैं, है ना, पेमेंट जो मेथड्स है बहुत आसान हो गए यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो इस तरह के जो मेथड्स यूज हो रहे हैं यहाँ पर, मल्टीपल डिलीवरी चैनल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है ना, और आज के समय में मोबाइल एप्लीकेशंस वेरी फेमस हैं, ठीक है। आज आप देखेंगे हर बैंक का अपना एंड्रॉयड पर एप्लीकेशन मिल जाएगा, आईफोन पर जो एप्पल स्टोर पर एप्लीकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। तो दीज आर दी मल्टीपल डिलीवरी चैनल्स जो यहां पर कस्टमर को हेल्प कर रहे हैं एनी टाइम एनीवेयर बैंकिंग। तो इसमें हम सी के ऊपर टिक करेंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन एज एन अल्टरनेट डिलीवरी चैनल। इनमें से कौन सा है जो अल्टरनेट डिलीवरी चैनल का पार्ट अभी तक नहीं है। ई वॉलेट एंड एम वॉलेट, पीओएस, मोबाइल ब्रांच एंड पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, एटीएम, टेली बैंकिंग एंड कैश डिपॉजिट मशीन। तो अभी तक जो पार्ट नहीं है वो कौन सा है, तो यहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड जो क्लाउड कंप्यूटिंग है, दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ अल्टरनेट डिलीवरी चैनल। अदरवाइज और सब यहां पर, चाहे इसकी बात करें, इसकी बात करें, इसकी बात करते हैं, ये सारे के सारे यहां पर अल्टरनेट डिलीवरी चैनल्स में कवर होते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए इसमें हमें कहां पर टिक करना है। हु रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑटोमेटेड टेलर मशीन इन इंडिया। इनमें से कौन है जिसने यहां पर रिकमेंडेशन दी कि इंडिया में जो ऑटोमेटेड टेलर मशीन है उसको स्टेब्लिश किया जाना चाहिए। तो ए कमिटी चेयर्ड बाय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। बी कहता है बैंकिंग कंसोर्टियम लेड बाय द लार्जेस्ट नेशनल बैंक। सी कहता है ए कमिटी हेडेड बाय डॉक्टर सी रंगराजन। डी कहता है एन इंडिपेंडेंट बोर्ड सेटअप बाय द इंडियन गवर्नमेंट। तो यहां पर इंडिया में जो एटीएम है उनको सेटअप करने की जो रिकमेंडेशन है वो किसकी तरफ से आई, तो यहां पर डॉक्टर सी रंगराजन की तरफ से एक जो कमिटी है उसको हेड किया जा रहा था, है ना। इस कमिटी ने यहां पर रिकमेंडेशन दी, इस कमिटी की तरफ से रिकमेंडेशन प्रोवाइड की गई और इसके बेसिस पर ही इंडिया में जो एटीएम है उनको सेटअप किया गया। और स्टार्टिंग में जो फॉरेन बैंक्स है वही इंडिया में एटीएम का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे। चलिए उसके बाद में आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, which of the following statements about the use and security of ATM in India is accurate। है ना, जब हम यहां पर इंडिया में किसकी बात करते हैं, हम इंडिया में यहां पर एटीएम की जो सिक्योरिटी है और उसकी यूज की बात करते हैं, तो उसको लेकर इनमें से कौन सा है जो यहां पर एक्यूरेट तरीके से डिफाइन करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि एटीएम इन इंडिया वी आर इंट्रोड्यूस मेनली फॉर डिपॉजिटिंग मनी एंड कुड नॉट बी यूज फॉर कैश विड्रॉल। तो भाई यहां पर एटीएम के बारे में आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो एटीएम का जो इस्तेमाल है इंडिया में वो किस चीज के लिए होता है कि यहां पर एटीएम के थ्रू आप यहां पर जो कैश विड्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। एटीएम वेयर सजेस्टेड टू स्ट्रेटेजिक प्लेस इन द एरियाज, जैसे कमर्शियल सेंटर है, हॉस्पिटल्स हैं, बैंक ब्रांचेस हैं, सो दैट यूजर के लिए इजिली एक्सेस हो यहां पर, है ना, यूजर जो है वो इजिली इसको एक्सेस कर सके। और उसके बाद में अगर उसको यहां पर कैश विड्रॉल करने की बात आती है तो वो यहां पर कैश विड्रॉल कर सके। ओके, तो कैश विड्रॉल करने का जो ऑप्शन है वो यहां पर मिल जाता है। एंड जब कस्टमर कैश विड्रॉल करने जाएगा तो उसे यहां पर एक पिन नंबर की रिक्वायरमेंट होगी। तो पिन नंबर एंटर करके वो अपने कार्ड को स्वाइप करके अपना पिन नंबर एंटर करके वो कैश विड्रॉल कर सकता है, ठीक है। तो ये कुछ यहां पर जो पॉइंट्स हैं वो इससे रिलेट करेंगे एंड दीज आर, ये एक तरीके से करेक्ट ऑप्शन यहां पर इंडिकेट करेगा। चलिए उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड एज ए कन्वीनियंस ऑफ द एटीएम टू बी कस्टमर। तो एटीएम वाला जो टॉपिक है, कंसेप्ट है, वो काफी बड़ा है ना। अगर आप देखोगे एटीएम वाला जो कॉन्सेप्ट है वो काफी लेंदी है आपकी इस यूनिट में, और उससे जो कई क्वेश्चन है वो बनते हैं। और यहां से एटीएम का जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में भी आता है, एक क्वेश्चन जो है एटीएम का एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो कौन सा है जो यहां पर अगर आप देखोगे कि कन्वीनियंस का पार्ट नहीं होगा। द एबिलिटी टू बुक फ्लाइट्स एंड होटल अकोमोडेशंस डायरेक्टली फ्रॉम एटीएम। बी कहता है 24/7 एक्सेस अवेलेबिलिटी टू बैंकिंग सर्विसेज। एंड सी कहता है द फैसिलिटी टू चेक बैलेंस, रिक्वेस्ट चेकबुक एंड पे यूटिलिटी बिल्स। डी कहता है इंटरनेशनल टूरिस्ट कैन यूज देयर मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड्स अक्रॉस मल्टीपल बैंक एटीएम्स। इनमें से कहां टिक करें,
तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, ध्यान से पढ़ते चलिए और मेरे साथ में अपना जो आंसर है वो शेयर कर दीजिए कि इस क्वेश्चन में हमें कहां पर टिक करना चाहिए, कौन सा है जो करेक्ट आंसर को इंडिकेट करेगा। तो अगर आप देखोगे कौन सा यहां पर लिस्टेड नहीं है, तो यहां पर एटीएम के थ्रू फ्लाइट बुक करना, होटल अकोमोडेशन है ना, होटल डायरेक्टली एटीएम के थ्रू बुक करना, अभी ये फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। ये फैसिलिटीज अभी आपको इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल एप्लीकेशन बैंकिंग में वहां पर मिल जाएंगे, है ना, कुछ बैंक्स प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन एटीएम में अभी इनका इंटीग्रेशन नहीं है। एटीएम के थ्रू यूटिलिटी बिल्स का पेमेंट किया जा सकता है, जो यूटिलिटी बिल है ना, टेलीफोन बिल है एंड उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी बिल है ना, और वाटर बिल है, इस तरह के जो बिल है, डीटीएच का बिल है, वो सब अभी पे कर सकते हैं। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, ये क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ डू एटीएम बेनिफिट बैंक्स फ्रॉम ए फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, है ना। अगर फाइनेंशियल यहां पर टर्म में देखें, ठीक है, फाइनेंशियल टर्म में देखा जाए तो जो यहां पर एटीएम है वो किस तरीके से बैंक को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, किस तरीके से बैंक को बेनिफिट मिलता है। तो एटीएम यूजुअली कॉस्ट मोर टू सेटअप एंड मेंटेन मेन ट्रेडिशनल बैंक ब्रांच, ठीक है। तो भाई एटीएम को सेटअप करने का जो खर्चा है वो बैंक ब्रांच को सेटअप करने से काफी कम होता है, ठीक है। जो एटीएम को सेटअप करना, द कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप एटीएम इन लोअर देन द सेटिंग अप ऑफ ए ब्रांच, तो ब्रांच को सेटअप करने का खर्चा ज्यादा है, एटीएम को सेटअप करने का खर्चा कम है। तो यहां पर जो ट्रांजेक्शनल कॉस्ट है थ्रू द एटीएम दैट इज लेस, वो काफी कम हो जाती है यहां पर। तो इसमें हम किसके ऊपर, डी के ऊपर टिक करेंगे, डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन को लेकर। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे, ठीक है। ये टॉपिक हम लोग आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपके पास में जीआईबी का महापैक 2.2 है तो वहां पर ये टॉपिक चल रहा है ना। इसको लेकर 2 क्लासेस हम प्रोवाइड कर चुके हैं, एक क्लास आज आपको प्रोवाइड की गई है, ठीक है। एंड उसमें ये टॉपिक हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया है, अल्टरनेट डिलीवरी चैनल्स। इस टॉपिक को आप जरूर पढ़ लेना, जीआईबी के महापैक। अगर आपके पास जीआईबी का महापैक नहीं है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसके ऊपर क्लिक करके एनरोलमेंट करके आज से क्लासेस देखना शुरू कर दीजिए, ठीक है। चलिए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ऑफलाइन एटीएम मॉडल। तो इंडिया में जो ऑफलाइन एटीएम मॉडल इस्तेमाल हो रहे हैं, इंडिया में जो ऑफलाइन एटीएम यूज हो रहे हैं, है ना, इनका इस्तेमाल हो रहा है, तो इनमें से कौन सा है जो उसको डिस्क्राइब करेगा, जो उसके बारे में बताएगा। तो भाई यहां पर हमारा जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, इसमें हम सी के ऊपर टिक करेंगे। एन एटीएम, है ना, एक जो एटीएम है दैट इज नॉट कनेक्टेड टू ए बैंक से डेटाबेस, एक ऐसा जो एटीएम है जो यहां पर बैंक के डेटाबेस से कनेक्टेड नहीं है, बैंक के डेटाबेस से यहां पर जुड़ा हुआ नहीं है। एक ऐसा एटीएम जो बैंक के डेटाबेस से कनेक्टेड नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है, और यहां से आप, है ना, जो प्री सेट लिमिट है, जो लिमिट पहले से सेट की गई है, उस लिमिट के तहत आप यहां पर इससे विड्रॉल कर सकते हैं, है ना। जो भी यहां पर एक्चुअल अकाउंट बैलेंस है वहां से उतना पैसा विड्रॉल कर सकते हैं, इतना विड्रॉल करने की जो फैसिलिटी है वो मिल जाती है। तो आंसर कौन सा होगा, इसमें सी के ऊपर टिक करेंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, एंड ये क्वेश्चन जो है वो कैश डिस्पेंसर से रिलेटेड है। व्हाट डिस्टिंग्विश कैश डिस्पेंसर फ्रॉम ए एटीएम, है ना, फ्रॉम स्टैंडर्ड एटीएम। तो जो स्टैंडर्ड एटीएम होता है और कैश डिस्पेंसर है, अगर इन दोनों को डिफरेंशिएट करोगे, इन दोनों को अलग करोगे, तो कैसे अलग करोगे यहां पर। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि जो कैश डिस्पेंसर है वो अलाउ करता है डिपॉजिट बट विड्रॉल व्हाइल एन एटीएम अलाउ बोथ। तो अगर यहां पर, है ना, किसकी बात करें, कैश डिस्पेंसर की, तो कैश डिस्पेंसर इज सिमिलर टू एन एटीएम, है ना, कैश डिस्पेंसर एटीएम जैसा ही होता है, बट ओनली फैसिलिटेट कैश विड्रॉल एंड डजंट एक्सेप्ट डिपॉजिट। जो कैश डिस्पेंसर है वो वहां से क्या कर सकते हैं आप, ठीक है, सिर्फ वो कैश विड्रॉल की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, कैश विड्रॉल वहां से आप कर सकते हैं। यहां पर जो कैश डिपॉजिट है वो नहीं होता है, ठीक है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करने की फैसिलिटीज इसमें प्रोवाइड नहीं की जाती। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने स्क्रीन पर है, और ये क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑर्गेनाइजेशन इनिशियली सेटअप दी समाधान नेटवर्क, है ना, जो समाधान नेटवर्क है वो सबसे पहले इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जिसने सेटअप किया। और यहां पर शेयर्ड ए पेमेंट नेटवर्क सिस्टम फॉर एटीएम, जो एटीएम में आजकल यहां पर जो पेमेंट सिस्टम है वो, है ना, पेमेंट सिस्टम नेटवर्क जो अवेलेबल है, जिससे एक बैंक का कस्टमर किसी दूसरे बैंक के एटीएम का इस्तेमाल कर सकता है। तो ऐसे केस में जो शेयर्ड पेमेंट नेटवर्क सिस्टम है फॉर एटीएम इन मुंबई, तो वो सबसे पहले किसने सेटअप किया, एनपीसीआई, एनएफएस, आईडीआरबीटी या आईबीए, इनमें से किसको उसका श्रेय जाता है।
तो ये सेटअप किया गया था किसने? IBA, इंडियन बैंक एसोसिएशन की तरफ से यहां पर सेटअप किया गया, और सबसे पहले इसको मुंबई के अंदर ही सेटअप किया गया, और उसके बाद में फिर ये पूरे देश के अंदर, पूरे कंट्री के अंदर फैल गया। चलिए आज आगे बढ़ेंगे, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, व्हाट इज सिग्निफिकेंट चेंज डिड द NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ब्रिंग अबाउट इन इंडिया ATM नेटवर्किंग सिस्टम ऑन 14 दिसंबर 2009? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में बताइए, जिसने जो इंडियन ATM नेटवर्किंग सिस्टम है 14 दिसंबर 2019 है ना, उसमें एक बहुत बड़ा चेंज किया, बहुत बड़ा बदलाव किया। ठीक है, तो यहां पर जो NFS है, ठीक है, नेशनल फाइनेंशियल स्विच, NFS का पूरा नाम है नेशनल फाइनेंशियल स्विच। जो नेशनल फाइनेंशियल स्विच है दैट इज टेक ओवर बाय दी, है ना, फ्रॉम IDRBT। जो यहां पर पहले ये ATM नेटवर्क कौन संभालता था? पहले ये ATM नेटवर्क पूरा का पूरा नेशनल फाइनेंशियल स्विच IDRBT के पास था, बट यहां पर IDRBT से किसने टेक ओवर कर लिया? NPCI ने। अब आज के समय में जो पूरा का पूरा ATM नेटवर्क है वो किसके पास है? वो पूरा का पूरा ATM नेटवर्क यहाँ पर किसके पास है? NPCI के पास है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास है। चलिए एक आज का लास्ट क्वेश्चन और दिखा देता हूं आपको, और ये है क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ व्हाइट लेबल ATM इन कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल बैंक ATM? अगर आप ट्रेडिशनल बैंक ATM के साथ में कंपैरिजन करेंगे व्हाइट लेबल ATM का, तो किस तरीके से ये उसको डिफरेंशिएट करता है, किस तरीके से यहां पर उसको अलग करता है? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसके ऊपर हम टिक करें और हमें करेक्ट आंसर यहां पर मिल जाए? तो जो WLA है, व्हाइट लेबल ATM है, दीज आर सेटअप एंड ओन ऑपरेटेड बाय नॉन बैंक एंटिटीज, है ना। व्हाइट लेबल जो ATM है दैट इज सेटअप ओन एंड ऑपरेटेड नॉन बैंकिंग एंटिटी, एंड इनके ऊपर किसी बैंक का लोगो नहीं होता। ठीक है, इनके ऊपर किसी बैंक का लोगो नहीं होता। जो ट्रेडिशनल बैंक ATM है उसके ऊपर उन ATM के ऊपर बैंक का लोगो होता है, एंड अगर मैं नेटवर्क की बात करूं तो उन ATM पर जो बैंक के नेटवर्क की कनेक्टिविटी है वो किसी बैंक की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। ये फर्क होता है ना, ये एक डिफरेंस है। तो अगर व्हाइट लेबल ATM जैसे टाटा इंडिकैश का आता है, हितैची का आता है ना, तो इस तरीके से जो हमारे कंट्री के अंदर ये जो नेटवर्क है वो काम कर रहे हैं। चलिए, ये थे कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आपने कितना स्कोर किया है, जल्दी से आप मेरे साथ में शेयर कर दीजिए। वेलकम टू ऑफिसर अड्डा 24/7। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है ऑफिसर अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं सुप्रभा, आप लोगों की PPM मेंटर। यहाँ पर अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ आपकी मैकमिलान क्वेश्चन सीरीज, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल 1 के साथ, राइट। तो यहाँ पे मैं और प्रवीण सर आपके ऑल्टरनेटिव PPB का क्लास जो है वो लेने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे आज पहला क्लास है, ये आपका फर्स्ट क्लास है, राइट, मॉड्यूल A का। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका जो PPB है इसमें टोटल 4 मॉड्यूल है, A, B, C एंड D। तो यहाँ पर आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपका मॉड्यूल A। तो यहाँ पर पहली बार हम लोग देखेंगे कि मॉड्यूल A का एग्जैक्टली क्या सिलेबस है, ठीक है ना। सिलेबस यहाँ पे आज मैं आपको डिस्क्राइब कराऊंगी। फिर उसके बाद हम लोग पहला चैप्टर जो है दैट इज बैंकर कस्टमर एंड रिलेशनशिप, राइट, ये फिर हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, पहले इसमें टोटल चैप्टर कितने हैं? टोटल इसमें आपके 21 चैप्टर है मॉड्यूल ए में, राइट। मॉड्यूल ए में टोटल 21 चैप्टर हैं। और अगर मैं यहाँ पे वेटेज की बात करूँ तो ऑफकोर्स मॉड्यूल ए का जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अप्रोक्स आप इसको ये मान के चलो कि 25 से 30 नंबर ये आपको इजीली दिला देगा, इजीली, ठीक है ना, 25 to 30 मार्क्स, राइट। अब ये जो मॉड्यूल ए है इसमें हम क्या क्या चीज़ें कवर करते हैं? मॉड्यूल ए में यहाँ पर हम कवर करते हैं दैट इज रिलेटेड टू दी जनरल बैंकिंग ऑपरेशन, ठीक है। ये आपका पूरा जनरल बैंकिंग ऑपरेशन है। तो इसमें आपका सबसे पहला चैप्टर है दैट इज बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप, राइट। बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप में क्या आता है आपका कि जब एक कस्टमर एक बैंक में जाता है तो उसका वहां पे ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग क्या रिलेशन वहां पे स्टेबलाइज होता है, ठीक है। बेली बेलर का, ट्रस्टी बेनिफिशियरी का, क्रेडिटर डेटर का, ठीक है, कौन सा रिलेशनशिप वहां पे इनका एक्चुअली में सेट होता है, ठीक है। दैट इज द
आपका बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप आपका इसमें पहला चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो देखिए पहले चैप्टर में यहाँ पे हम क्या क्या चीजें हैं जो हम कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में, यहाँ पे हम लोग करेंगे कवर, राइट। देखिए ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे रिक्वायरमेंट टू बी कॉल्ड अ बैंक, देन बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप, देन बैंक एज अ ट्रस्टी, बेली बेलर रिलेशनशिप, एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप, लेजर एंड लेजी, आइडेंटिफायर एंड आइडेंटिफाई, ठीक है, डिफरेंट डिपॉजिट प्रोडक्ट और सर्विसेज, सर्विस टू द कस्टमर एंड इन्वेस्टर। सेकेंड चैप्टर जो है आपका वो है AML एंड KYC गाइडलाइन, ठीक है। अब AML एंड KYC गाइडलाइन में हम क्या कवर करने वाले हैं इसमें, AML एंड KYC गाइडलाइन में आप देखेंगे नो योर कस्टमर पॉलिसी एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, मनी लॉन्ड्रिंग में टेररिज्म रिस्क का मतलब क्या और इसको कैसे फाइनेंस किया जाता है। फिर हम इसमें देखेंगे कि AML फ्रेमवर्क जो है इंडिया में वो क्या है, नो योर कस्टमर पॉलिसी क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप क्या है AML के लिए, ठीक है, दैट इज एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। ऑब्लिगेशन क्या है इसमें आपके प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, ऑब्लिगेशन अंडर इंटरनेशनल एग्रीमेंट क्या है यहाँ पे, FATF का मतलब क्या होता है और FATF आइडेंटिफाई जुरिडिक्शन क्या है, करस्पॉन्डेंट बैंक क्या है, रिपोर्टिंग कैसे होती है CRS में, रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन क्या है, और अगर आप किसी भी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऑब्लिगेशन को नहीं मानते तो उसके क्या इम्प्लीकेशन होते हैं नॉन कंप्लायंस के, एंड सीक्रेसी ऑब्लिगेशन। थोड़ा लेंदी चैप्टर है ये। तीसरा चैप्टर जो है आपका वो है ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ KYC। तो इसमें आप देखेंगे कि KYC नॉर्म्स क्या है, वायर ट्रांसफर क्या है, ठीक है, अदर ऑपरेशन क्या है रेगुलेटर के, CKYCR में हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन की मॉनिटरिंग कैसे की जाती है, ठीक है। चौथा चैप्टर क्या है यहाँ पे आपका, ओपनिंग अकाउंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ कस्टमर। तो इसमें आप पर्सनल अकाउंट देखते हैं, अकाउंट ऑफ अदर कस्टमर देखते हैं, नॉर्म्स फॉर ओपनिंग करंट अकाउंट देखते हैं, ऑब्टेनिंग फोटोग्राफ, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर दैट इज LEI, ठीक है। ये सारी चीजें हम इसमें कवर करते हैं। पांचवा चैप्टर क्या है इसमें आपका, ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है, इंटरेस्ट क्या है डिपॉजिट अकाउंट पे, प्रोहिबिशन एंड एग्जम्पशन क्या है, इनऑपरेटिव अकाउंट क्या है, अनक्लेम डिपॉजिट क्या होता है, ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शन क्या है जॉइंट अकाउंट के, नॉमिनेशन फैसिलिटी क्या है, ठीक है, अटैचमेंट ऑर्डर क्या होता है, और यहाँ पे स्टैच्यूटरी अथॉरिटीज क्या है, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 है आपका यहाँ पे ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ हैंडलिंग क्लियरिंग कलेक्शन एंड कैश। तो यहाँ पर हम देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CTS, CTS क्या है, चेक ट्रंकेशन सिस्टम। RBI गाइडलाइन क्या है यहाँ पे, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट के लिए RBI ने क्या गाइडलाइन दी है, जब आप DD क्लियर करते हैं, जब आप चेक क्लियर करते हैं, ठीक है, कैश एंड इट्स स्टडी, सिक्योरिटी अरेंजमेंट क्या है ब्रांचेस में, और डिफरेंट टाइप के यहाँ पे हम देखेंगे ATM। तो ये सब आता है कि इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ व्हेन यू आर हैंडलिंग द कैश, ठीक है, एंड हैंडलिंग द क्लियरिंग। इसके बाद आता है आपका 7वां चैप्टर। यहाँ पर हम देखेंगे कि एक बैंकर का स्पेशल रिलेशनशिप में क्या आता है। तो यहाँ पे आप मैंडेट की डेफिनेशन देखेंगे कि मैंडेट और पावर ऑफ अटॉर्नी दोनों में क्या फर्क है, काफी डिफरेंस है जब हम पूरा कवर करेंगे चैप्टर वाइज। यहाँ पे मैं क्लासेस आपकी चैप्टर वाइज लूंगी, जैसे पहले मैं आपको चैप्टर 1 के कुछ कीवर्ड्स कराऊंगी और फिर हम वहां पे क्वेश्चन आंसर करेंगे। कीवर्ड्स मतलब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक उस चैप्टर के, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी शॉर्ट में, राइट। पेड में तो खैर हम बहुत डिटेलिंग में पढ़ते हैं, बट यहाँ पर मैं आपको फिर भी एक समरी टाइप में कराने की कोशिश करूंगी और फिर हम लोग करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर, राइट। तो इसके बाद आप देखेंगे बैंकर लियन क्या होता है, राइट ऑफ सेट ऑफ क्या है, एंड राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन क्या है, चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 8 जो है इसमें मैं आपको बताऊंगी कि फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस फैसिलिटी क्या है इंडिविजुअल के लिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे
कि फैमा एक्ट की जो शुरुआत हुई थी वो कैसे हुई थी, राइट, और क्या रीजन थे जिसमें फैमा एक्ट की शुरुआत हुई, राइट। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे बैंकिंग इन एंड टेकिंग आउट फॉरेन एक्सचेंज, इनवर्ट रेमिटेंस क्या होता है और आउटवर्ड रेमिटेंस क्या होता है। फिर यहाँ पे हम देखेंगे इंडो नेपाल रेमिटेंस स्कीम क्या है, तो डिफरेंट टाइप के रेमिटेंस यहाँ पर हम देखेंगे, फैसिलिटी। फिर आता है आपका इसमें 9th चैप्टर, दैट इज ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ एनआरआई बिजनेस। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर इंडिया में एनआरआईज को ओपन कराना है अकाउंट तो कैसे कराया सकते हैं, ठीक है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन पीआईओ, और दोनों में फर्क क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे परमिटेड अकाउंट इन दी इंडिया फॉर एनआरआई एंड पीआईओ, पीआईओ और जो एनआरआई है दोनों में फर्क क्या है और दोनों किस तरीके के अकाउंट जो है वो ओपन करा सकते हैं। देन अकाउंट इन इंडिया ऑफ फॉरेन नेशनल विजिटिंग इंडिया, वो फॉरेन नेशनल जो कुछ समय के लिए पढ़ने आए हैं, जॉब करने 1 या 2 साल के लिए आए हैं, 2-3 साल के लिए, उनका अकाउंट कैसे ओपन किया जा सकता है। स्पेशल नॉन रेसिडेंट रुपी अकाउंट क्या है, एसएनआरआर, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि रेमिटेंस कैसे होता है असेट का, विच इज हेल्ड बाय द एनआरआई एंड पीआईओ। फिर हम देखेंगे एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया बाय द एनआरआई, ठीक है। फिर आप इसमें देखेंगे क्रिएशन ऑफ चार्ज ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया, कि इंडिया में जो क्रिएशन ऑफ चार्ज है वो कैसे होता है, ठीक है। रिपैट ऑफ इनकम एंड सेल प्रोसीड्स ऑफ असेट हेल्ड अब्रॉड बाय एनआरआई। फिर आप इसमें देखेंगे इन्वेस्टमेंट बाय एनआरआई एंड पीआईओ, इंडिया में जो एनआरआई या पीआईओ वो क्या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर आता है आपका चैप्टर नंबर 10, फॉरेन करेंसी अकाउंट फॉर रेसिडेंट एंड अदर एस्पेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपके आएंगे टाइप ऑफ अकाउंट परमिटेड, फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड अकाउंट इन इंडिया, परमिटेड फॉरेन करेंसी अकाउंट आउटसाइड द इंडिया, रेमिटेंस ऑफ असेट बाय द फॉरेन नेशनल नॉट बीइंग पीआईओ, ठीक है। वो फॉरेन नेशनल जो कि पीआईओ नहीं है उनका अकाउंट कैसे ओपन हो सकता है। मोड्स ऑफ एक्वायरिंग प्रॉपर्टी आउटसाइड ऑफ इंडिया बाय द रेसिडेंट एंड फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट हम इसमें पढ़ेंगे। फिर आता है आपका चैप्टर नंबर 11, जिसमें हम देखेंगे कि कैश मैनेजमेंट सर्विसेज क्या है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, सीएमएस जिसे हम बोलते हैं, राइट। सीएमएस की इंपॉर्टेंस क्या है, टाइप ऑफ सीएमएस क्या है, क्या चैलेंजेस फेस करने होते हैं और क्या इश्यूज आते हैं। फिर आता है आपका चैप्टर नंबर 12, 12 में क्या आता है देखिए, 12 में आपका आता है पेमेंट एंड कलेक्शन ऑफ चेक। तो चेक भी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही है, एनआई है। तो यहाँ पे हम देखेंगे चेक और उसके अलावा जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उनका पेमेंट कैसे किया जाता है। एनआई एक्ट थोड़ा सा हम यहाँ पे पढ़ेंगे ब्रीफ में, फिर पेमेंट ऑफ चेक पढ़ेंगे, पेमेंट इन ड्यू कोर्स पढ़ेंगे सेक्शन 10, लाइबिलिटी देखेंगे कि पेइंग बैंक की सेक्शन 31 के अंतर्गत क्या लाइबिलिटी है, कलेक्शन ऑफ चेक देखेंगे, ड्यूटीज क्या होती है कलेक्शन बैंक की, चेक का एंडोर्समेंट कैसे किया जाता है, क्रॉसिंग ऑफ चेक, अगर क्रॉसिंग लगी होती है चेक पे तो उसका क्या मतलब है, फॉर्ज इंस्ट्रूमेंट, एंड अगर कोई चेक डिसओनर हो जाता है, बाउंस हो जाता है तो क्या प्रोसीजर है। फिर सीटीएस चेक ट्रंकेशन सिस्टम, राइट। इसके बाद आता है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेइंग बैंक, यहाँ पर अगेन हम पढ़ेंगे एनआई एक्ट एंड पेइंग बैंक। लाइबिलिटी क्या है पेइंग बैंक की, जब कस्टमर के सिग्नेचर जो है वो फॉर्ज्ड होते हैं, ठीक है। पेमेंट टू बी इन ड्यू कोर्स फॉर बैंक टू सीक प्रोटेक्शन एंड पेमेंट इन द गुड फेथ विदाउट नेग्लिजेंस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑन विच ऑल्टरेशन इज नॉट अपरेंट, ठीक है। फिर पेमेंट बाय द बैंक अंडर मिस्टेक, अगर गलती से पेमेंट हो जाए तो वो कैसे रिकवर हो सकता है, एंड चेक ट्रंकेशन। फिर देखेंगे हम कि यहाँ पर कलेक्टिंग बैंक की क्या जिम्मेदारी है, हाउ वी कैन गिव दी स्टैचुरी प्रोटेक्शन टू दी कलेक्टिंग बैंक, क्या ड्यूटीज है, राइट। फिर यहाँ पे आप देखेंगे चैप्टर नंबर 15 एंसिलरी सर्विसेज, राइट। यहाँ पर आप देखेंगे रेमिटेंस, राइट, डीडी, बैंकर चेक, मेल ट्रांसफर, टेलीग्राफिक ट्रांसफर, एनईएफटी हम देखेंगे, यहाँ पे आरटीजीएस हम देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर क्या होता है, मोबाइल बैंकिंग क्या है,
इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल पेमेंट क्या है, सेफ डिपॉजिट लॉकर स्कीम देखेंगे, देन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कैसे यहाँ पे मैनेज किया जाता है, मर्चेंट बैंकिंग क्या है, गवर्नमेंट बिजनेस क्या है, एंड व्हाट इज द लिवाइंग ऑफ सर्विस चार्जेस। फिर आता है चैप्टर नंबर 16 की फाइनेंशियल इंक्लूजन और फाइनेंशियल लिटरेसी दोनों में क्या फर्क है। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है और कौन कौन सी स्कीम जो है वो आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी में आती है और कौन सी स्कीम आपकी फाइनेंशियल इंक्लूजन में आती है। यहाँ पर हम लोग BCBF मॉडल भी पढ़ेंगे, बिजनेस करस्पॉन्डेंट एंड बिजनेस फैसिलिटेटर मॉडल। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे कवर करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखिए मॉड्यूल ए, जैसा आप देख सकते हैं मॉड्यूल ए में हम क्या कर रहे हैं ना, जो भी आपका डे टू डे लाइफ में जो भी आप चीजें फेस कर रहे हैं, ठीक है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे कवर करते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय एक्सटेंशन ऑफ बैंकिंग सर्विसेज, यूज ऑफ मोबाइल टैबलेट इन दी फाइनेंशियल इंक्लूजन ड्राइव, देन फाइनेंशियल लिटरेसी, और यहाँ पर हम देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ RCT, राइट, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। फिर आता है इसमें चैप्टर नंबर 17 कस्टमर सर्विस गाइडलाइन, राइट। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि बैंक में जो है वो कस्टमर सर्विस क्या है, राइट, पॉलिसी फॉर जनरल मैनेजमेंट ऑफ दी ब्रांचेस, ATM ऑपरेशन क्या है यहाँ पे, सिक्योरिटी इशू क्या है, एंड रिस्क मिटिगेशन मेजर क्या है, सर्विस क्या है यहाँ पे, सर्विस एट दी काउंटर, इंफॉर्मेशन टू दी कस्टमर, स्पेशल क्या अरेंजमेंट रखे गए हैं ब्रांचेस में, एंड अदर प्रोविजन। चैप्टर नंबर 18 क्या है यहाँ पे, ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ अ बैंकर एंड कस्टमर राइट। ठीक है, तो यहाँ पे व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ सीक्रेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, ड्यूटी ऑफ रीजनेबल केयर, गार्निश ऑर्डर क्या है, अटैचमेंट ऑर्डर क्या है, बैंक के क्या राइट हैं, कस्टमर अवेयरनेस क्या है, बैंकिंग कोड BCBI, ठीक है, BCSBI बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑब्लिगेशन इन दी कस्टमर। ठीक है, फिर आता है चैप्टर नंबर 9 जहां पर हम देखेंगे कि RBI इंटीग्रेटेड जो ओम्बड्समैन स्कीम है। देखिए एक तो पुरानी थी ओम्बड्समैन स्कीम, एक जो ओम्बड्समैन स्कीम आई है वो आई है अभी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे, राइट, यहाँ पे हम देखेंगे, राइट, यहाँ पे देखिए हम देखेंगे कि इसमें आपकी जो भी नई स्कीम जो आई है RBI इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम, इसके हिसाब से क्या प्रोसीजर है, अथॉरिटी कौन है, और कितनी स्कीम को एक साथ, इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है यहाँ पे, देखिए पहले क्या था, इंश्योरेंस के लिए अलग ओम्बड्समैन था, बैंक के लिए अलग ओम्बड्समैन था, बाद में क्या हुआ 2021 में इन ओम्बड्समैन को आपस में एक्चुअली मिला दिया गया है, ठीक है, मर्ज किया गया है, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो ओम्बड्समैन स्कीम है वो यहाँ पे हम देखेंगे, RBI इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम। तो यहाँ पे हम देखेंगे व्हाट इज अ ग्रीवांस रिड्रेसल, इंटरनल मशीनरी क्या है, कस्टमर कंप्लेंट को हैंडल करने के लिए, ग्रीवांस को हैंडल करने के लिए, और RBI की इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम यहाँ पे हम पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 20 क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि इस एक्ट का पर्पस क्या है, ठीक है, एक्ट नॉट ओवरराइडिंग ऑन एनी अदर लॉ, राइट। तो यहाँ पे जो पुराना वाला एक्ट था 1986 वो पूरी तरह नलिफाइड कर दिया गया। सैलिएंट न्यू एस्पेक्ट ऑफ CPA 2019, ठीक है, वेरियस फॉरा देखेंगे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, सेंटर कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, redressal commission and jurisdiction of commission and complaint to the district commission, ठीक है। फिर इसमें हम देखेंगे complaint to the state commission, national commission and how we can appeal the order of district and state commission, ठीक है। फिर हम इसमें मीडिएशन प्रोसेस देखेंगे, व्हाट इज अ प्रोडक्ट लाइबिलिटी, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट, डेटा प्रोटेक्शन, ठीक है, और बैंकिंग सर्विसेज में CPA 2019 का क्या रोल है। फिर यहाँ पे हम देखेंगे व्हाट इज द RTI एक्ट 2005, RTI एक्ट जो है, राइट, इसमें हम एप्लीकेबिलिटी देखेंगे कि कहाँ पर ये एप्लीकेबल है,
जो हमारी पब्लिक अथॉरिटीज हैं उनका मीनिंग क्या है, डेजिग्नेशन ऑफ पीआईओ, बैंक में पीआईओ कौन होता है, प्रोसीजर क्या है इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने का, कैसे रिक्वेस्ट को डिस्पोजल किया जाता है, अपील कैसे की जाती है, सीआईसी का क्या रोल है, एसआईसी का क्या रोल है, और क्या पेनल्टी इम्पोज की जाती है, एंड व्हाट इज एक्ट टू हैव दी ओवरराइडिंग इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरी कंप्लीट डिटेल आप इसमें देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितने चैप्टर हो गए टोटल, 21, और सारे के सारे जो चैप्टर हैं, ठीक है, अप्रोक्स कम से कम 25 से 30 नंबर का इनका वेटेज है, राइट। तो यहाँ पे डे आफ्टर टुमारो, दैट मीन्स वेडनेसडे से, सॉरी गुरुवार से, राइट, मैं आप लोगों का यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप। ठीक है, एकदम सिस्टमैटिकली चलेंगे एग्जाम तक। तो बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप में आप यहाँ पे देखेंगे कि बैंक एज अ ट्रस्टी क्या है, बेली बेलर रिलेशनशिप क्या है, राइट, एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप क्या है, लेजर एंड लेजी क्या है, आइडेंटिफायर एंड, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे कि किस केस में बैंक जो है वो यहाँ पे लेजर लेजी हो जाता है, ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी हो जाता है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी ऑफिसर्स अडर 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। जितने भी कैंडिडेट्स एस्पायरेंट्स हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं भाई सभी को गुड इवनिंग और आप सभी का वेलकम है। जीत बैच जीआईबी में 2024 आपके लिए एक नई सीरीज स्टार्ट हुई है पीपीबी की, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस बैंकिंग की, जिसमें मैकमिलन बेस्ड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं। एंड पीपीबी प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस बैंकिंग की जो पेड क्लासेस हैं हम आपको रेगुलर बेसिस पर प्रोवाइड कर रहे हैं। पीपीबी की जो पेड क्लासेस हैं वो आपको प्रोवाइड की जा रही हैं इवनिंग में 8 PM पर। ठीक है, अगर आपके पास जीआईबी का महापैक 2.0 है तो जीआईबी के महापैक 2.0 में पीपीबी की ये क्लासेस आप इवनिंग में 8 PM पर देख सकते हैं। अभी हम वहां पर आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं यूनिट नंबर 45। तो जो हमने क्लास में डिस्कस किया है ना, जो टॉपिक आज डिस्कस हुआ है ना, डिस्कस किया है हमने नेटवर्क कम्युनिकेशन और नेटवर्क कम्युनिकेशन एंड ईएफटी सिस्टम। तो इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस की तैयारी करने वाले हैं। सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं एंड अगर आप लगातार क्लासेस अटेंड कर रहे हैं तो क्वेश्चंस को अटेंड करने में आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो अभी हमारा जो फोकस है वो किसके ऊपर है, मॉड्यूल सी के ऊपर फोकस है। मॉड्यूल सी को कंप्लीट करेंगे, मॉड्यूल डी को कंप्लीट करेंगे, वापस से हम मॉड्यूल ए और में आ जाएंगे और फिर मॉड्यूल बी की तैयारी आपको कराएंगे। तो इस तरीके से कॉन्टिन्यूअस बेसिस पर सारे मॉड्यूल आपको मिलते चले जाएंगे। चलिए क्वेश्चन का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर आया है और इस क्वेश्चन को पढ़िए और मेरे साथ में अपना जो आंसर है वो शेयर कर दीजिए कि इसमें हमें कहां पर टिक करना होगा, है ना, इस क्वेश्चन में किसके ऊपर टिक करें सो दैट हमें करेक्ट आंसर मिले इस क्वेश्चन का। Which technology was introduced for speedy clearance of check in the 4 metropolitan cities leading to automated clearing house? तो आरटीजीएस, एनईएफटी, एमआईसीआर या यूपीआई, इनमें से कौन सा है, इनमें से कौन सा है जो हमारे आंसर को जस्टिफाई करेगा, जो हमारे आंसर के बारे में यहां पर बताएगा, इसमें से किसके ऊपर टिक करें। तो आरटीजीएस हो जाएगा। आरटीजीएस का पूरा नाम सभी को पता है, आरटीजीएस है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट हो जाएगा यहाँ पर, है ना। आरटीजीएस क्या है, दैट इज रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। एनईएफटी है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एंड दोनों ही जो सर्विसेज हैं वो आरबीआई की तरफ से प्रोवाइड की जाती हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर ये दोनों सर्विसेज डिलीवर करता है और जो मेंबर बैंक्स हैं वो फिर अपने कस्टमर को डिलीवर करते हैं। एमआईसीआर मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन या यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो इनमें से कौन सा सिस्टम है जो दैट इज वेरी पॉपुलर अबाउट इट, है ना, जो यहाँ पर इसके लिए बहुत पॉपुलर है।
तो भाई इसके लिए जो इस्तेमाल होता है वो है MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर। एंड 4 मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज है, शहर हैं, वहां पर है ना इसके लिए बड़े बड़े जो क्लियरिंग सेंटर्स हैं वो सेटअप किए गए हैं। एंड सो दैट यहाँ पर जो चेक हैं वो बहुत फास्ट तरीके से, काफ़ी स्पीड से यहाँ पर उनका क्लियरेंस हो सके, उसमें जो क्लियरिंग है वो यहाँ पर हो सके। तो इसके ऊपर यहाँ पर फोकस किया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे हम लोग। एंड ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, बात कर रहे थे। ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया था सी। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं, मेंशन भी करता चलता हूं मैं सो दैट याद रहे आपको। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, हाउ डज इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर डिफर फ्रॉम कन्वेंशनल फंड ट्रांसफर। जो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है जिसको शॉर्ट में बोलते हैं EFT, है ना, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट में इसको EFT कहते हैं। जो EFT है वो डिफरेंट कैसे हैं जब यहां पर कन्वेंशनल फंड ट्रांसफर से उसका कंपैरिजन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है जो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है दैट इज अलाउ कस्टमर टू डिपॉजिट पेपर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट ऑनलाइन, एंड बिल्कुल गलत है। बी कहता है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इज प्रोसेस एंड ट्रांसमिटेड मैनुअली। सी कहता है मैनुअली काम नहीं होता, पेपर बेस्ड नहीं है, दोनों गलत है। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर रिक्वायर द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ बोथ सेंडर एंड रिसीवर, बिल्कुल गलत है ना, फिजिकल प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर प्रोसेस एंड ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली, दैट इज करेक्ट, ये बिल्कुल सही है यहाँ पर, है ना। जो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है उसमें चाहे मैं प्रोसेस की बात करूँ, ट्रांसमिशन की बात करूँ, सारा जो काम है वो कैसे होता है, सारा का सारा जो काम है वो इलेक्ट्रॉनिकली यहाँ पर एग्जीक्यूट होता है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पर आया है, इसको देखिए। व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क इन द कंटेक्स्ट ऑफ बैंक्स एज डिस्क्राइब इन दी टेक्स्ट। तो टेक्स्ट हमने हटा दिया यहाँ पर, है ना, टेक्स्ट हमने नहीं रखा है, ठीक है, सो दैट क्योंकि जगह नहीं है, बहुत बड़ा पैराग्राफ हो जाता है। तो यहाँ पर यहाँ तक आप इसको पढ़िए और आंसर बताइए कि जो प्राइमरी एडवांटेज है डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क का बैंक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें वो क्या है। ऑप्शन नंबर ए कहता है दे अनेबल बैंक्स टू ऑपरेट ओनली विद इन द जियोग्राफिकली कन्फाइंड एरियाज। बी कहता है दे अलाउ बैंक्स टू इंक्रीज द कॉस्ट एंड टाइम इन्वॉल्व इन ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम इट्स पॉइंट टू ओरिजिन टू द कंप्यूटर। सी कहता है दे फैसिलिटेट बैंक्स टू शेयर रिसोर्सेज वाया कंप्यूटर सिस्टम एंड टेलीकम्युनिकेशन लिंक्स एट रिड्यूस कॉस्ट एंड टाइम फॉर डेटा ट्रांसफर। एंड डी कहता है दे रिस्ट्रिक्ट द एबिलिटी ऑफ बैंक्स टू कम्युनिकेट विद जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड कंप्यूटर्स अराउंड द वर्ल्ड। इनमें से हम कहाँ पर टिक करें? तो भाई इसमें हमारा जो आंसर है वो कौन सा होगा? इसमें हम सी के ऊपर टिक करेंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन को लेकर। तो जब हम प्राइमरी एडवांटेज की बात करते हैं डेटा कम्युनिकेशंस में, तो वो फैसिलिटेट करता है या बैंक्स को कि वो अपनी जो रिसोर्सेस हैं उनको शेयर करें, है ना, वाया द कंप्यूटर सिस्टम, टेलीकम्युनिकेशन जो लिंक्स हैं, ठीक है, एंड वो भी रिड्यूस कॉस्ट पर यहाँ पर प्रोवाइड करें, ठीक है, एंड जो डेटा ट्रांसफ़र है उसमें जो समय है, टाइम है, वो काफ़ी कम लगे, कम समय में ही डेटा जो है वो ट्रांसमिट हो जाए यहाँ पर। तो इसमें हम सी के ऊपर टिक करेंगे। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ ए मॉडम इन डेटा कम्युनिकेशन। अगर डेटा कम्युनिकेशन में देखोगे तो मॉडम का फंक्शन क्या है, मॉडम क्या काम करती है, तो ये हमने कल डिस्कस किया था इसके बारे में, तो एक बार जल्दी से कंफर्म कर दो। टू डायरेक्टली सेंड डिजिटल सिग्नल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट एनी कन्वर्जन। बी कहता है टू कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल्स फॉर ट्रांसमिशन ओवर टेलीफोन लाइन्स एंड देन कन्वर्ट देम बैक टू डिजिटल फॉर्मेट एट द रिसीविंग एंड। तो यहाँ पर जो मॉडम है, मॉडम का मेन काम क्या रहता है? तो मॉडम का मेन काम है यहाँ पर कि जो भी एनालॉग सिग्नल है, एनालॉग सिग्नल को जो टेलीफोन लाइन के थ्रू सिग्नल्स आते हैं वो कैसे होते हैं? एनालॉग सिग्नल होते हैं। उन एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करती है सो दैट कंप्यूटर उनको रीड कर सके, क्योंकि कंप्यूटर यहाँ पर डिजिटल सिग्नल ही रीड कर पाता है, एनालॉग सिग्नल रीड नहीं कर पाता है। तो ऐसे केस में कंप्यूटर के रीड करने लायक बनाए जाते हैं। तो मॉडम से वो कन्वर्जन होते हैं किसमें? यहाँ पर जो मॉडम है कन्वर्जन करती है किसमें? डिजिटल सिग्नल में।
फिर कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल सेंड करता है ना, और जो टेलीफोन लाइन है उसमें रन करते हैं एनालॉग सिग्नल, तो मॉडेम उन डिजिटल सिग्नल को फिर कन्वर्ट करेंगे एनालॉग सिग्नल में, सो दैट वो टेलीफोन लाइन के थ्रू रन करके दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचे यहाँ पर। तो इस तरीके से जो मॉडेम है वो यहाँ पर कन्वर्जन का काम करती रहती है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में, इस तरीके से यहाँ पर कन्वर्जन इसका चलता रहता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, एंड क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है यहाँ पर, which type of cable is specifically highlighted for its resistance to electromagnetic interface and its capacity to transmit data at speeds of 2 GB per second। तो इनमें से कौन से टाइप की केबल है जिसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस का कोई असर नहीं होता, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, और इसकी जो कैपेसिटी, डेटा ट्रांसमिशन की जो कैपेसिटी है वो बहुत हाई है यहाँ पर। तो अगर आप इसमें देखेंगे 2 GB पर सेकंड तक का जो डेटा है वो ट्रांसमिट हो सकता है। तो ट्विस्टेड पेयर में होगा, कोक्सल केबल में है, ऑप्टिकल फाइबर केबल या माइक्रोवेव सिस्टम। तो ये भी हमने कल बात की थी इसके बारे में। तो यहां पर जो ऑप्टिकल फाइबर है, ऑप्टिकल फाइबर की जो स्पीड है वो ज्यादा होती है यहाँ पर, क्योंकि है ना हाई इलेक्ट्रॉनिक करंट इसमें यहाँ पर छोड़ा जाता है, एंड उसके बेसिस पर, है ना, उसके बेसिस पर अगर आप देखोगे जो यहाँ पर एक लेजर बीम है वो रन करती है, जिसके थ्रू जो डेटा है वो ट्रांसमिट होता है यहाँ पर। तो इसमें सी के ऊपर टिक। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, वाई आर ट्विस्टेड पेयर केबल्स कंसीडर पॉपुलर फॉर सर्टेन एप्लीकेशंस। कुछ एप्लीकेशंस के लिए जो ट्विस्टेड पेयर केबल्स हैं वो बहुत पॉपुलर हैं और उन्हीं को कंसीडर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए, दे कैन ट्रांसमिट डेटा एट ए रेंज ऑफ 500 मेगा बिट्स पर सेकेंड। बी कहता है दे आर यूज टू ड्यू टू लो कॉस्ट, ईज ऑफ कन्वीनियंस, एबिलिटी टू मिनिमम क्रॉस टॉक अप टू डिस्टेंस ऑफ 150 मीटर्स। एंड सी कहता है दे आर प्रीडोमिनेंटली यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन एंड टेलीविजन ट्रांसमिशन, उसके लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। डी कहता है दे हैव एन इनर कॉपर कोर हेल्ड इन दी पोजीशन बाय सर्कुलर स्पेशर्स। तो भाई यहां पर जो ट्विस्टेड पेयर केबल्स हैं वो काफी आसान है, इजी है, लो कॉस्ट है, सस्ती होती हैं यहां पर, ठीक है। और अगर यहां पर मिनिमम क्रॉस टॉक में इस्तेमाल करना है तो है ना, छोटी डिस्टेंस में 150 मीटर की अगर डिस्टेंस है तो उसमें काफी पॉपुलर हैं। जैसे आप देखोगे ऑफिस के अंदर ही, है ना, ऑफिस के अंदर ही लोग बात करने के लिए, है ना, या कोई हॉस्पिटल है, कोई गवर्नमेंट ऑफिस है ना, उसमें एक केबिन से दूसरे केबिन में है ना, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में बात करने के लिए, है ना, जो टेलीफोन यूज होते हैं, ठीक है, उसमें यही जो केबल्स हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि व्हाट इज सिग्निफिकेंट एडवांटेज ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट इन डेटा ट्रांसमिशन बिटवीन कंप्यूटर्स, है ना, कंप्यूटर के बीच में जो डेटा ट्रांसमिशन होता है किसके थ्रू, सैटेलाइट्स के थ्रू। तो यहाँ पर जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है वो किस तरीके से यहाँ पर एडवांटेज प्रोवाइड करती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि जो सैटेलाइट हैं दीज आर चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। बी कहता है दे ओनली लिंक टू माइक्रोवेव ट्रांसमीटर्स एंड रिसीवर्स ऑन अर्थ। एंड सी कहता है दे कैन सेंड सिग्नल्स टू ए वाइड जियोग्राफिकल एरिया एंड आर इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ स्टेशंस। डी, द सैटेलाइट रोटेट फास्टर देन द रोटेशन ऑफ द अर्थ इंश्योरिंग फास्टर डेटा ट्रांसमिशंस। तो जो यहाँ पर माइक्रोवेव सिस्टम यूज होता है डेटा ट्रांसमिशन के लिए, सैटेलाइट के थ्रू जो डेटा ट्रांसमिट होता है, तो यहाँ पर एक वाइड ज्योग्राफिकल एरिया को कवर कर लेते हैं सैटेलाइट, और इसके थ्रू यहाँ पर एंड काफ़ी डिस्टेंस से, है ना, जो यहाँ पर अर्थ स्टेशन है और जो सैटेलाइट है उसके बीच में अच्छा खासा डिस्टेंस होता है यहाँ पर, जिससे यहाँ पर दो लोगों के बीच में, दो डिवाइसेस के बीच में आराम से कम्युनिकेशन हो जाता है। तो एक लॉन्ग डिस्टेंस पे भी यहाँ पर आप कम्युनिकेशन बड़े आराम से कर सकते हैं। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, इसको देखिए। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए मैसेज स्विच इन डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन में जो मैसेज स्विचर है या मैसेज स्विच क्या रोल प्ले करता है, उसका काम क्या रहता है, क्या काम करेगा वो। स्ट्रेंथ द सिग्नल क्वालिटी ऑफ ए कम्युनिकेशन चैनल, है ना, तो ये तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर में नहीं आता ए। इट इज यूज्ड टू स्टोर एंड फॉरवर्ड डेटा टू लार्ज नंबर ऑफ टर्मिनल्स ओवर ए सिंगल कम्युनिकेशन चैनल।
storing them in queue and routing them to the CPU during the transmission. That is correct. ये बिल्कुल सही है यहाँ पर, है ना। जो यहाँ पर मैसेज स्विचर है वो क्या करता है, डेटा को अपने पास स्टोर करेगा एंड उस डेटा को फिर फर्दर फॉरवर्ड कर देगा यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ टर्मिनल्स पे। सिंगल कम्युनिकेशन चैनल का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ चैनल पे उस डेटा का ट्रांसमिशन कर देता है यहाँ पर। तो इसमें हम किसके ऊपर, बी के ऊपर टिक करेंगे, बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मल्टीप्लेक्सर इन डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन में जो मल्टीप्लेक्सर है वो क्या काम करता है, उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए कहता है इट स्ट्रेंथ द सिग्नल क्वालिटी फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशंस। बी कहता है इट अलाउ फॉर सिमल्टेनियस टू वे ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। सी कहता है इट अनेबल मोर देन वन सिग्नल टू बी सेंट सिमल्टेनियसली ओवर वन फिजिकल चैनल बाय कंबाइनिंग इनपुट्स फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस। डी कहता है इट इंटरफेस विद द होस्ट कंप्यूटर टू मैनेज पेरिफेरल डिवाइसेस। तो भाई अगर मैं मल्टीप्लेक्सर की बात करूं, जो मल्टीप्लेक्सर है इन डेटा कम्युनिकेशन, तो मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। तो ये यहां पर मोर देन वन सिग्नल टू बी सेंट सिमल्टेनियसली ओवर वन फिजिकल चैनल, ठीक है। और भाई यहां पर कंबाइनिंग इनपुट फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस से इनपुट लेने के बाद में उनको कंबाइन करने के बाद में, है ना, यहां पर ये क्या करेगा, उस डेटा को फर्दर ट्रांसमिट कर देगा यहाँ पर। तो ये काम करता है मल्टीप्लेक्सर यहाँ पर। इसके बारे में हमने क्लास में, है ना, एक जो पिक्चर है, ग्राफ है, इमेज है, उससे इसके बारे में समझा था। तो अगर आपके पास में JIB का महापैक नहीं है तो JIB का महापैक में आज ही एनरोलमेंट कर लेना। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में है, ठीक है, उसके ऊपर क्लिक कर लेना सो दैट, है ना, आज से ही आपको क्लासेस मिल सके। 8 PM पर ये टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। इस टॉपिक का आज हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे 8 PM पर। तो अगर आपने JIB के महापैक 2.0 में अभी एनरोलमेंट कर लोगे तो इवनिंग में 8 PM पर जो PPB की पेड क्लास है ना, PPB की जो पेड क्लास है वो आप देख पाएंगे, उसको ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में JIB के महापैक 2.0 का लिंक है, उसके ऊपर, है ना, क्लिक कर लीजिए और वहीं पर वो क्लास मिलेगी आपको 8 PM पर, है ना। इवनिंग में 8 PM पर आप क्लास को अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन उसी से रिलेट करते हैं। अगर जिन्होंने वो क्लास देखी हुई है उनको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी है, ठीक है, उनको इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, विच मोड ऑफ ट्रांसमिशन अलाउ फॉर साइमल्टेनियस two-way communication without need to wait for one side to finish before the other can transmit। तो इनमें से कौन सा है जिसमें टू वे कम्युनिकेशन हो जाता है यहाँ पर और किसी भी एक साइड को वेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक वेट करने की जरूरत नहीं है। तो वो सिंप्लेक्स में है, हाफ डुप्लेक्स में है, फुल डुप्लेक्स में है, या मैसेज स्विच मोड में होगा यहाँ पर। इनमें से कहाँ टिक करें? तो भाई इसमें हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा फुल डुप्लेक्स। तो फुल डुप्लेक्स में यहाँ पर वेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, है ना। दोनों चाहे सेंडर और रिसीवर, है ना, एक साथ यहाँ पर कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है मोबाइल, है ना। मोबाइल में मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर दो लोग जैसे आपस में लड़ रहे हैं तो दोनों बोल रहे होंगे, दोनों सुन रहे होंगे। हाफ डुप्लेक्स का एग्जाम्पल वॉकी टॉकी है, सिंप्लेक्स का एग्जाम्पल है यहाँ पर वन वे कम्युनिकेशन, दैट इज रेडियो, ठीक है। तो दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करके कैसा लगा और मेरे साथ में अपना स्कोर भी शेयर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? ऑफिसर्स अडल्ट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। जितने भी कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं वे सभी को गुड मॉर्निंग और आप सभी का वेलकम है। जीत बैच में 2024 में आपको लगातार हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं, लगातार तैयारी करवा रहे हैं। पीपीबी प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग और IIFS दोनों पेपर बैक टू बैक है। GIB की रजिस्ट्रेशन डेट आ गई है एंड GIB का रजिस्ट्रेशन आपका 5 मार्च से होने वाला है और 25 और 26 को IIFS और PPB का पेपर है, यानी 26 मई को आपका प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस जो PPB है उसका एग्जाम होने वाला है, PPB का पेपर होगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैकमिलन बेस्ड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं। एंड इस सब्जेक्ट में आप सभी को टारगेट बना के चलना है कि मुझे कम से कम 60 प्लस स्कोर करना है, कम से कम मुझे 60 प्लस नंबर लेकर आने हैं। और ये तभी हो पाएगा जब आप फोकस करेंगे किस चीज के ऊपर, कॉन्सेप्ट इज पावर।
है ना, जब आप किसके ऊपर, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के ऊपर ध्यान देंगे, कॉन्सेप्ट इज पावर, जब आप कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के ऊपर फोकस करेंगे तभी आप 60 प्लस मार्क्स, 60 प्लस नंबर लेकर आएंगे। और ये किससे हो सकता है, ये पॉसिबल है, ये आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जीआईबी का महापैट 2.0, है ना। अगर आज आप जेआईबी के महापैट 2.0 में एनरोलमेंट कर लेते हैं तो उससे आज से ही जो क्लासेस हैं वो आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी, है ना। जीआईबी की जो क्लासेस हैं आज से ही मिलनी शुरू हो जाएंगी, आज से ही प्रिपरेशन आपकी स्टार्ट हो जाएगी। और जो टारगेट है यहाँ पर 60 प्लस मार्क्स का, 60 प्लस नंबर लेकर आने का जो टारगेट है वो आप बड़े आराम से अचीव कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। एंड एक जो क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, इस क्वेश्चन को देखिए, है ना। ये क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1। तो भाई अकॉर्डिंग टू दी पेमेंट विजन 2025, है ना, जो यहाँ पर पेमेंट विजन 2025 है, डॉक्यूमेंट पब्लिश्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, व्हाट आर द टारगेटेड आउटकम्स फॉर द पेमेंट सिस्टम बाय 2025। तो यहाँ पर जो पेमेंट सिस्टम 2025 है उसमें यहाँ पर आउटकम के ऊपर क्या फोकस किया गया है। तो आपके पास में 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए कहता है डबलिंग द वॉल्यूम ऑफ चेक बेस्ड पेमेंट एंड ए 50% इंक्रीज इन द एनईएफटी ट्रांजैक्शन। बी कहता है threefold increase in the number of digital transaction and check based payment to be less than 0.25 of total retail payments. C कहता है a 25% increase in the turnover of payment transaction relative to GDP and maintaining the current rate of IMPS transactions. D कहता है expansion of cash based transaction to reduce the reliance on digital payments. तो भाई अगर मैं इस पेमेंट विजन 2025 की बात करें, पेमेंट विजन 2025 की बात करें, आरबीआई की तरफ से ये डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया है, इसमें जो आउटकम है जिसके ऊपर फोकस किया गया है वो किस चीज के ऊपर फोकस किया गया है, यहाँ पर 3-fold इंक्रीज, यानी 3 गुना जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है उनको यहाँ पर 3 गुना बढ़ाने के ऊपर फोकस किया गया है कि हम डिजिटल ट्रांजैक्शन को 3 गुना बढ़ाएंगे यहाँ पर। और जो यहाँ पर है ना, जो चेक बेस्ड पेमेंट्स हैं उसको यहाँ पर कम करेंगे, उसको जो टोटल रिटेल पेमेंट है उसके 0.25% पर हम इसको लेकर आएंगे, है ना, सो दैट यहाँ पर जो टारगेट है वो अचीव किया जा सके, उस टारगेट को अचीव कर सके। ठीक है, तो इस चीज के ऊपर यहाँ पर फोकस किया गया है, इस चीज के ऊपर बड़ा ध्यान दिया गया है यहाँ पर। चलो बढ़ेंगे हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। और ये जो क्वेश्चन है वो एक केस बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है ये, यूपीआई से रिलेट करेगा ये क्वेश्चन, और मुझे लगता है इस क्वेश्चन का आप सभी बड़े आराम से आंसर कर पाएंगे यहाँ पर। तो यूपीआई इज ए सिस्टम दैट powers multiple bank account into a single mobile applications of any particular bank, merging several banking features, seamless fund routing and merchant payments into one hood. It also caters to the peer-to-peer collect request which can be scheduled and paid as per the requirement and convenience. With the above context in mind, NPCI National Payment Corporation of India, है ना, जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, conducted in a pilot launch with 21 member banks. Banks have started to upload their UPI enabled apps on Google Play Store. Here question number 1 क्या कहता है, UPI stands for, जो UPI है वो क्या है, यहाँ पर ये UPI का पूरा नाम बताइए। तो यूनियन पब्लिक इंटरफेस होगा, यूनिफाइड पेमेंट इंडिया है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, या यूनाइटेड पेमेंट इंडिया है यहाँ पर। तो भाई यूपीआई का पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसमें हम किसके ऊपर, सी के ऊपर टिक करेंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन दिखाता हूं। एनपीसीआई कंडक्टेड ए पायलट लॉन्च ऑफ यूपीआई, है ना, यहाँ पर जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उसने यूपीआई का पायलट लॉन्च किया था यहाँ पर विद 21 मेंबर बैंक्स, है ना। और ये जो पायलट लॉन्च है दैट वाज ऑन 11th of April 2016, है ना, 11 अप्रैल 2016 को किया गया। तो इसको यहाँ पर किसने लॉन्च कराया था, डॉक्टर उर्जित आर पटेल गवर्नर ऑफ आरबीआई थे उस टाइम पर, श्री शक्तिकांत दास गवर्नर ऑफ आरबीआई, डॉक्टर डी सुब्बाराव गवर्नर ऑफ आरबीआई, या डॉक्टर रघुराम गोविंद राजन गवर्नर ऑफ आरबीआई, है ना। कौन इसको, किसने इसको लॉन्च कराया था।
तो यहां पर जो एनपीसीआई है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो पायलट लॉन्च है, ये किसने लॉन्च कराया था? डॉक्टर है ना रघुराम गोविंद राजन, जो गवर्नर रहे हैं, फॉर्मर गवर्नर हैं आरबीआई के, ये इसको लॉन्च कराए गए थे। तो अपनी पोस्ट छोड़ने से पहले इसको इंडिया में इंप्लीमेंट करा के इन्होंने यहां पर तब जाकर अपनी जो पोस्ट है उससे रिजाइन दिया था। तो इसमें हम डी के ऊपर टिक करेंगे। चलो एक और क्वेश्चन देखिए। एंड बैंक हैव स्टार्टेड टू अपलोड देयर यूपीआई अनेबल एप्स ऑन गूगल प्ले स्टोर। तो उसके बाद से जब यहां पर पायलट लॉन्च हो गया, उसके बाद में फुल फ्लैज लॉन्च हुआ, तो बैंक्स ने जो यूपीआई अनेबल्ड अपने जो एप्स हैं उनको गूगल प्ले स्टोर पर अपलोड करना शुरू कर दिया। तो कब से ये गूगल प्ले स्टोर पर अपलोड होना शुरू हो गए थे? तो 25 अगस्त 2014, 25 अगस्त 2015 से, 25 अगस्त 2016 से, 25 अगस्त 2017 से। तो यहां पर जिस साल में पायलट लॉन्च हुआ था, अप्रैल 2016 में पायलट लॉन्च हुआ था। उसके बाद में यहां पर अगर आप देखोगे जो अगस्त 2016 से है ना, 25 अगस्त 2016 से जो बैंक्स हैं उन्होंने फुल फ्लैज बेसिस पर इसको जो एप्लीकेशन है, यूपीआई बेस्ड एप्लीकेशन है, उनको गूगल प्ले स्टोर पर अपलोड करना स्टार्ट कर दिया था यहां पर, सो दैट जो यहां पर कॉमन मैन है, जो बैंक के कस्टमर हैं, उनको सर्विस मिलना शुरू हो जाए, उनको सर्विस मिलना स्टार्ट हो जाए यहां पर। चलिए बढ़ेंगे हम लोग आगे नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिलेटेड टू यूपीआई। अगर हम यूपीआई की बात करेंगे तो यूपीआई से रिलेटेड इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो यहां पर 3 स्टेटमेंट है हमारे पास में, और 3 स्टेटमेंट के बेसिस पर 4 ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो पहली स्टेटमेंट कहती है इमीडिएट मनी ट्रांसफर थ्रू मोबाइल डिवाइस राउंड द क्लॉक 24/7 एंड 365 डेज, ये यूपीआई में हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है, दिस इज यूपीआई में बिल्कुल अवेलेबल है ये ऑप्शन। सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन फॉर एक्सेसिंग डिफरेंट बैंक अकाउंट, यहां पर सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन में क्या डिफरेंट बैंक अकाउंट्स को एड ऑन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ये भी इसमें अलाउ है यहां पर। उसके बाद में थर्ड है जो सिंगल क्लिक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, दैट इज अलाइन विद द रेगुलेटरी गाइडलाइंस। तो यहां पर जो यूपीआई एप्लीकेशन है उसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, यानी जब आप एप्लीकेशन में लॉगिन करेंगे उस टाइम पर आपको एक पिन कोड डालना पड़ेगा। जब आप जो ट्रांजेक्शन है उसका पूरा करेंगे, ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करेंगे, उस टाइम पर एक पिन डालना पड़ेगा। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, यहाँ पर तीनों ही बिल्कुल सही है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें हम यहाँ पर डी के ऊपर टिक करेंगे, डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों करेक्ट हैं, ऑल फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड हो जाएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। एनपीसीआई जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, उसने यूपीआई 2.0 को लॉन्च किया। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो यूपीआई का अपग्रेडेड वर्जन है ना 2.0 लॉन्च किया, तो इसमें किस चीज की फंक्शनलिटी को यहाँ पर तो फंक्शनलिटी ऑफ यूपीआई ऑटो पे ऐड किया गया है यहाँ पर। ये किससे रिलेट करता है यहाँ पर? तो जो यूपीआई ऑटो पे है वो चेक पेमेंट में हेल्प करेगा, रिकरिंग पेमेंट में हेल्प करेगा, एनईएफटी पेमेंट में हेल्प करेगा, या जो आरटीजीएस पेमेंट है उसमें हेल्प करेगा यहाँ पर। तो यूपीआई जो ऑटो पे है उसका इस्तेमाल, उसका यूज कहां पर होगा? तो यहां पर जो यूपीआई ऑटो पे है, ठीक है, उसका जो यूज है वो कहां पर होगा? जो रिकरिंग पेमेंट्स है वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा, वहां पर इसका यूज होगा रिकरिंग पेमेंट्स में। रिकरिंग पेमेंट्स में इस्तेमाल होने का मतलब क्या है कि जैसे अगर किसी पर्सन को अपने यूटिलिटी बिल का पेमेंट करना है, जैसे आपको अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट करना है, आपको अपने टेलीफोन बिल का पेमेंट करना है, ठीक है, अगर आपने कोई यहाँ पर ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स है ना, अगर हम लोग बात करें प्राइम वीडियोस हैं, है ना, G5, इस तरह के हॉटस्टार वगैरह के जो ओटीटी हैं उनको आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है और उसमें आपको यहाँ पर पेमेंट करनी होती है मंथली, एनुअली, जो भी आपने चूज किया हुआ है। या अगर कोई और तरह का आपको अपने एलपीजी का बिल पे करना है, ठीक है, गैस का बिल पे करना है, डीटीएच का बिल पे करना है, तो वो आप इसमें यूपीआई ऑटो पे में एड ऑन कर सकते हैं। तो अपने आप ऑटोमेटिक जब भी इंटीमेशन आएगा, जब भी डेट होगी, अपने आप उसका पेमेंट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और क्वेश्चन है, यूपीआई यूजेस है यूपीआई पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। यूपीआई में एक यहां पर यूपीआई पिन का इस्तेमाल होता है ना, इसे क्या बोलते हैं? यूपीआई पिन। यूपीआई पिन कहते हैं इसको, यहां पर यूपीआई पिन बोलते हैं। पिन है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। इट इज ए 4 डिजिट पासकोड होता है, 6 डिजिट पासकोड है, या 4 to 6 डिजिट पासकोड है यहाँ पर, या नन ऑफ द अबव। इनमें से कहां पर टिक करें? इनमें से कौन सा है जो हमारे आंसर को इंडिकेट करेगा? तो भाई ध्यान रखना, यूपीआई में जो यूपीआई एप्लीकेशन है वहां पर
कहीं पर चार कुछ बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में 4 डिजिट का पिन कोड इस्तेमाल होता है और कहीं पर यहाँ पर 6 का इस्तेमाल होता है, 6 का यूज होता है ना। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पर जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, पेटीएम है ना, वहां पर जो यूपीआई पिन है वो 4 डिजिट का है। वहीं पर अगर आप देखोगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक है, ठीक है, यहाँ पर जो यूपीआई पिन है वो 6 डिजिट का है। तो 4 का भी हो सकता है, 6 का भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर की बात करेंगे तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा होगा, सी के ऊपर टिक करेंगे। ये एक 4 to 6 डिजिट का पासकोड रहता है, 4 से 6 डिजिट का यहाँ पर पासकोड रहता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और क्वेश्चन है, एट प्रेजेंट मैक्सिमम लिमिट पर यूपीआई 2.0 ट्रांजेक्शन इज। अगर अभी आप देखोगे यूपीआई 2.0 के थ्रू आप मैक्सिमम कितना फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, क्या लिमिट इसकी एप्लीकेबल होगी। तो 10,000 रुपए की है, 50,000 रुपए की लिमिट है, 1 लाख रुपए की लिमिट है या 2 लाख रुपए की लिमिट है ना। कितनी लिमिट है इसकी, 10,000, 50,000, 1 लाख या 2 लाख। तो यहां पर इसकी जो लिमिट है दैट इज ₹2 लाख, 2 लाख रुपए की। तो मैक्सिमम लिमिट पर यूपीआई दैट इज राइट नाउ ₹2 लाख, 2 लाख रुपए की यहां पर लिमिट एप्लीकेबल हो जाती है। 2 लाख रुपए की लिमिट है इसकी। इसमें हम डी के ऊपर टिक करेंगे, डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कार्ड स्टोर डेटा इन इंटीग्रेटेड सर्किट, है ना। जो यहां पर इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, अगर आप देखोगे इस तरह का कार्ड होता है ना, और यहां पर एक इंटीग्रेटेड सर्किट रहता है और इस कार्ड को क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं जो पीओएस है, एटीएम है उसमें, और ट्रांजैक्शन होती है। तो जो इंटीग्रेटेड सर्किट वाले कार्ड होते हैं, जो चिप वाले कार्ड होते हैं, वो किस तरह के कार्ड है, यहाँ पर स्मार्ट कार्ड है, मैक्सट्रिप कार्ड है, राशन कार्ड है, ट्रैवल कार्ड है या बोथ ए एंड बी। तो ऐसे जो कार्ड है वो स्मार्ट कार्ड की कैटेगरी में आते हैं, है ना। दीज आर स्मार्ट कार्ड। ये स्मार्ट कार्ड की कैटेगरी में आएगा, तो इसमें हम ए के ऊपर टिक करेंगे, ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलो एक और क्वेश्चन है, और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। और ये जो क्वेश्चन है वो एनपीसीआई से रिलेटेड है। तो आपको बताना है जो यहां पर नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की जब हम लोग बात करते हैं, इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है जो इससे रिलेट नहीं करेगी, जो इससे इसको लेकर सही नहीं है अबाउट एनपीसीआई। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इट इज एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑपरेटिंग रिटेल पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया। बी कहता है एनपीसीआई इज एन इनिशिएटिव ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया and Indian Bank Association IBA under the provision of Payment and Settlement System Act 2007। C कहता है NPCI National Payment Corporation of India has been incorporated as a not for profit, है ना। ये क्या है, not for profit company under the provision of Section 25 of Companies Act 1956, और जो अभी नाउ Section 8 है ना, जो Section 8 है Companies Act 2013 में कवर होता है। वहीं पर D कहता है RBI is the major stakeholder in NPCI। जो आरबीआई है वो एक मेजर स्टेक होल्डर रहेगा इसमें, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में। तो कौन सी स्टेटमेंट गलत है, तो यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेजर स्टेक होल्डर नहीं है एनपीसीआई में। तो यहां पर इंडिया के अंदर जो बैंक्स हैं, है ना, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, फॉरेन बैंक है, प्राइवेट बैंक है, दीज आर द मेजर स्टेक होल्डर इन एनपीसीआई, है ना। इनका ही स्टेक सबसे ज्यादा है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो जो 10 कोर प्रमोटर बैंक है इसमें, है ना, जो 10 बड़े प्रमोटर बैंक हैं एनपीसीआई में, तो उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, सिटी बैंक, एचएसबीसी, है ना, ये मेजर स्टेक होल्डर है, इनका मेजर स्टेक है एनपीसीआई। चलिए एक और क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, विच इज आर द ड्रॉबैक ऑफ मोबाइल बैंकिंग थ्रू एसएमएस चैनल। अगर एसएमएस चैनल का इस्तेमाल करके, ठीक है, एसएमएस चैनल का यूज किया जाता है, तो ऐसे केस में मोबाइल बैंकिंग के ड्रॉबैक क्या है। ड्रॉबैक का मतलब है एक तरीके से कमियां, एक तरीके से डिसएडवांटेज क्या है, यहां पर क्या देखने को मिलेंगे आपको, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कस्टमर नीड्स टू नो एग्जैक्ट सिंटैक्स ऑफ द ट्रांजैक्शन। बी कहता है एसएमएस चैनल इज नॉट एंड टू एंड इनक्रिप्टेड विदाउट हैविंग एन एप्लीकेशन ऑन द हैंडसेट। सी कहता है एसएमएस रिमेन इन एसएमएस फॉर्मेट इन द सेंट आइटम्स ऑफ द फोन कॉजिंग सिक्योरिटी थ्रेट। डी कहता है ऑल द अबव आर ड्रॉबैक्स। तो भाई यहां पर सारे के सारे ड्रॉबैक हैं। तो कस्टमर को जो मोबाइल बैंकिंग है उसमें एग्जैक्ट सिंटैक्स डालना पड़ता है, उसको एग्जैक्ट सिंटैक्स पता होना चाहिए ट्रांजैक्शन करने के लिए। दूसरा, एसएमएस चैनल में एंड टू एंड इंक्रिप्शन नहीं होता यहाँ पर, तो हैक होने के चांसेस रहते हैं। उसके बाद में जो एसएमएस है वो एसएमएस फॉर्मेट में ही रहता है,
जिससे यहाँ पर सिक्योरिटी थ्रेट अराइज हो सकते हैं, उस एसएमएस को कोई भी रीड कर सकता है और यहाँ पर उसका गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। तो तीनों ही जो ऑप्शंस है वो यहाँ पर करेक्ट हैं इस क्वेश्चन को लेकर, ठीक है। एंड आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम के बारे में मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा, है ना। ये केस स्टडी टाइप है, ये केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है यहाँ पर, आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और ये जो सारे टॉपिक है ना, ये सारे कॉन्सेप्ट हम आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपके पास में JAIIB का महापैक है, अगर आपके पास में JIIB का महापैक है, तो JIIB का महापैक 2.0, तो उसमें ये क्लासेस आपको मिलने शुरू हो जाएंगी। वहां पर ये क्लासेस आपके लिए अवेलेबल है AEPS, आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम में। ओके, कैसे एनरोलमेंट करना है? तो JIIB महापैक 2.0 का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है ना। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करोगे, उसमें JIIB के महापैक 2.0 का लिंक है। अगर उसमें क्लिक करके एनरोलमेंट कर लोगे तो आज से ही आपको, है ना, सुबह 8 AM पर क्लास मिल जाएगी, मॉर्निंग में अभी 8 AM पर क्लास मिल जाएगी, और इवनिंग में 8 PM पर भी क्लास आपको मिल जाएंगे। तो PPP की क्लासेस आपकी 2 टाइम पर चल रही है, ठीक है। एक तो मिल जाएगी आपको 8 AM पर, 8 AM पर हम डिस्कस कर रहे हैं मॉड्यूल ए, तो मॉड्यूल ए की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं सुबह, और इवनिंग में हम डिस्कस कर रहे हैं 8 PM पर मॉड्यूल सी, तो मॉड्यूल सी की क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं। कहां पर अवेलेबल है? JIIB के महापैक 2.0 में, ये इसी में आपको मिलेगा। कैसे एनरोलमेंट करना है? तो एनरोलमेंट करने का तरीका मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूं। तो इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, आप कहां पर विजिट करो, adda247.com पर विजिट करो, गूगल में adda247 सर्च कर लो, तो आप आ जाओगे यहाँ पर। जो सबसे पहला लिंक आएगा उसी के ऊपर क्लिक कर लेना, और सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में adda247 एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। तो गूगल प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगी आपको, यहाँ क्लिक करोगे, ठीक है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप देखेंगे यहाँ पर ये गूगल प्ले स्टोर है, यहाँ से इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। वहीं पर अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो एप्पल स्टोर पे भी मिल जाएगा, एप्पल स्टोर के ऊपर क्लिक करोगे तो ये एप्पल स्टोर पर भी adda247 एप्लीकेशन अवेलेबल है, ठीक है। तो कहीं से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में डाउनलोड करने के बाद में जब आप उसमें डिटेल फिल करेंगे, एग्जाम कैटेगरी चूज करने की ऑप्शन आएगा, तो वहां पर JIIB CIB एग्जाम कैटेगरी चूज कर लीजिएगा। जैसे आप JIIB CIB एग्जाम कैटेगरी चूज करोगे तो यहाँ पर JIIB मई 2024 आएगा, इसके ऊपर क्लिक करना हमने, और जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके लिए बिल्कुल नया बैच शुरू होने जा रहा है, जिसका नाम है मंजिल। JIIB मई 2024 का बैच है, ये बाइलिंगुअल बैच है, और ये उससे जो अगला है वो इंग्लिश मीडियम बैच है। ये देखोगे एम बैच, ये इंग्लिश मीडियम बैच है, ये आपका बाइलिंगुअल बैच रहेगा, और ये जीत बैच है बाइलिंगुअल, है ना, इसी का इंग्लिश मीडियम बैच भी है, विक्ट्री बैच, ठीक है। तो ये सारे बैच आपको मिल जाएंगे JIIB के महापैक 2.0 में। तो JIIB के महापैक 2.0 में आपको क्लासेस का अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, एंड हर लाइव क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। एक कोड मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करोगे तो इससे आपको 5000 क्वेश्चन, 5000 क्वेश्चन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, JIIB महापैक के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर बाय नाउ के ऊपर क्लिक करना है। बाय नाउ के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर एक स्पेशल कोड है Y195, ये कोड रहेगा, और इसको टाइप कर लेना, अप्लाई के ऊपर क्लिक कर लेना। तो 5000 क्वेश्चन JIIB प्राइम टेस्ट पैक में आपके अकाउंट में फ्री ऑफ कॉस्ट एड ऑन हो जाएंगे, एंड डायरेक्टली आपको 77% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 1% का डिस्काउंट मिलेगा आपको adda247 एप्लीकेशन में, तो 300 रुपए आपके कम हो जाएंगे। तो ये आपको 6598 रुपीज में, 6598 रुपए में JIIB का महापैक 2.0 पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। आपको यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करके अपना फुल नेम, फोन नंबर, ईमेल आईडी एकदम करेक्ट फिल करना है आपको, ठीक है। ये क्लिक करने के बाद में कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करके अपनी जो पेमेंट है वो कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना। पेमेंट कंप्लीट करने के बाद में तुरंत आपके पास एक्सेस आ जाएगा इसका, ओके। और उसके बाद में फिर आप देखेंगे यहाँ पर, है ना, ये लाइव क्लासेस हैं, हर लाइव क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो, यहाँ पर टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज के ऊपर क्लिक करोगे 5000 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और आप देखेंगे यहाँ पर जो PPP है, PPP के टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे सारे, है ना। ये देखोगे, ये मॉड्यूल ए के सारे यूनिट्स के टॉपिक वाइज क्वेश्चन है ना। उसके बाद में आप यहाँ पर देखोगे जो मॉड्यूल बी है, मॉड्यूल बी के सारे यूनिट्स, है ना, सभी यूनिट्स कवर हो जाएंगी, सारे यूनिट्स के टॉपिक वाइज क्वेश्चन हैं। ऐसे मॉड्यूल सी के सारे यूनिट्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे, ऐसे आपको मॉड्यूल डी के सारे यूनिट्स के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अभी आप देखोगे, अभी यहाँ पर लॉक 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 दिखा रहे हैं, है ना, अभी लॉक 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 आ रहा है। जैसे आपका एनरोलमेंट कंप्लीट होगा, ये अनलॉक हो जाएगा और आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे बेस्ट है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है JIIB के एग्जाम को पास करने का, वो JIIB का महापैक 2.0 है। तो इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसको एक बार चेक कर लीजिएगा। चलिए फिर
आज का सेशन हम लोग यहीं पर वाइंड अप करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैप्पी लर्निंग।